हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, हमने पिछले दिन करंट अफेयर के वीडियो में किया था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के बारे में। आज हम लोग राज्य शुरू कर रहे हैं और भारत के 2800 राज्य किन वजहों से अभी समाचार में लगातार एक सालों से बने हुए हैं, इन्हीं सारे समाचारों को हम लोग देखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो यही से उठा के पूछे जाते हैं, किस राज्य में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, कहां पे ये चीज शुरू किया गया। तो सारे राज्यों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, मैं लेटर वाइज लेके चलूंगा। सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से। देखिए, अरुणाचल प्रदेश हमारा न्यूज में क्यों है, इसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश में पहली स्टील स्लैग रोड का निर्माण बीआरओ ने किया है। अब बीआरओ क्या है, ये आपको जानना थोड़ा सा जरूरी होगा। बीआरओ को बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या किया है, स्टील स्लैग का रोड बनाया है। स्टील स्लैग मतलब स्टील का जो कचरा बच जाता है उसका रोड बनाया गया है बीआरओ के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश ने ड्रोन आधारित स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की हैं। स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी शुरू की गई हैं कि ड्रोन से दवाइयां घर तक पहुंचाई जाएंगी। तो इस तरह का प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश में पहला पायलट प्रोजेक्ट मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, क्या नाम है इस प्रोजेक्ट का? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई लॉन्च किया गया। इसमें ड्रोन की सहायता से आपके घर तक दवाइयां पहुंचाई जाएंगी। तो इसलिए हमारा अरुणाचल प्रदेश था वो न्यूज में था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि असम क्यों न्यूज में रहा है। चलिए असम के बारे में देखते हैं एक एक करके। थोड़ा सा मैं बोर्ड को क्लियर कर लूं ताकि आपको चीजें सही सही साफ साफ दिख सके। और अब हम बात करेंगे कि असम आखिर न्यूज में क्यों रहा। तो जोरहाट असम में OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड ने क्या किया है, असम के कहां पे? जोरहाट में। याद रखिए, हर एक जगह का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। जोरहाट में, असम में OIL द्वारा कमीशन किया गया भारत का पहला शुद्ध हरा हाइड्रोजन संयंत्र। इसको हम लोग बोलते हैं क्लीन ग्रीन हाइड्रोजन। क्या शुरू किया गया? क्लीन ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र वहां पे लगाया गया। कहां पे? असम के जोरहाट में। और असम सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील क्या शुरू किया है? स्कूल ऑन व्हील। ठीक है, अब तक आपने सुना होगा रेस्टोरेंट ऑन व्हील, तो यहां पे स्कूल ऑन व्हील शुरू किया गया। कहां पे? असम में। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। ठीक है, और भी कुछ जानकारियां जो आपको असम के बारे में याद होंगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। जैसे वहां का राज्यपाल का नाम क्या है, वहां का राजकीय पशु क्या है, ये सारा कुछ आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहें। उससे क्या होता है कि एक आपका रिदम बना रहता है और हर एक राज्य के बारे में आपको क्या क्या पता है ये चीज हमें भी पता चलते रहता है। अब हम लोग बढ़ते हैं बिहार के बारे में। देखिए, ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ये जरूरी नहीं है कि SSC ही पूछे, रेलवे ही पूछे, या आपके PSC लेवल तक के क्वेश्चंस जो होंगे वो यहीं से उठेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बिहार के बारे में कुछ क्वेश्चन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 105 करोड़ रुपए की लागत से ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, एक कंपनी है जिसका नाम है ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा क्या किया है? पूर्णिया में, बिहार का एक जिला है पूर्णिया, इसमें देश के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ये अनाज से यहाँ पे इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा और ये पूर्णिया जिले में शुरू किया है। किसने? नीतीश कुमार ने। कंपनी का नाम क्या है? ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा इन्होंने शुरू किया। लागत कितना है? 105 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बिहार में सरकार जो है वो जाति आधारित जनगणना शुरू करने जा रही है। क्या शुरू करने जा रही है? जाति आधारित जनगणना। इसमें अब हर एक जातियों को अलग अलग करके काउंट किया जाएगा और इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का स्वीकृति भी प्रदान कर दिया है। तो अब कुछ ही समय में बिहार में जातीय जनगणना भी आपको देखने के लिए मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। बिहार के मुख्यमंत्री ने फाल्गु नदी पर, अभी मैं जहां से आपका क्लास दे रहा हूं ये गया है और इसी के ये जो गया है ये फाल्गु नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और एक बात मैं बताऊं, मेरा घर जो है एकदम से रबर डैम जो बनाया गया उसके ठीक बगल में है और उसी का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसको मतलब पढ़ के मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे लंबे, भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया। कहां पे? बिहार के मुख्यमंत्री ने फाल्गु नदी पर। और फाल्गु नदी पर कहां? गया में ही। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा रबर डैम यहाँ पे बनाया गया है। बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। ठीक है, तो ये हमारा अगला पेज खुल रहा है गोवा के बारे में। ठीक है, अब गोवा में क्या क्या चीजें इस साल समाचार में रही हैं ये आप लोग देखेंगे हमारे साथ। तो निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया है। किस किस चीज का संग्रहालय? तो राष्ट्रीय सीमा शुल्क
ठीक है। और दूसरा जीएसटी का संग्रहालय, इसका उद्घाटन किया कहां पे, गोवा के अंदर। किसने, निर्मला सीतारमन ने। अब निर्मला सीतारमन कौन है, इनके पास कौन सा मिनिस्ट्री है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, जैसा कि आपको विभाग देख के पता चल रहा होगा। गोवा देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया। मतलब यहाँ पे अब मतलब सर्टिफिकेशन दे दिया गया कि यहाँ पे हर घर में जल उपलब्ध हो चुका है, ठीक है, नल के माध्यम से। बढ़ते हैं समाचार में गुजरात की ओर, ठीक है। गुजरात किस वजह से इस साल समाचार में रहा, इसको हम लोग एक नजर में देखेंगे अभी। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक, अब बात आती है कि ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स देखिए 5 देशों का समूह है। इसमें कौन कौन से 5 देश हैं, कौन कौन, BRICS, B फॉर ब्राजील, ठीक है, नाम याद रखते जाइएगा, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये 5 नाम आपको याद होने चाहिए। और सबसे लास्ट में कंट्री कौन सा जुड़ा था इसमें, साउथ अफ्रीका जुड़ा था। उसके पहले ये ब्रिक कंट्री कहा जाता था, बाद में एस जुड़ गया तो ये ब्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ये 5 कंट्री मिलकर ब्रिक्स कंट्रीज बनाती हैं। और ब्रिक्स के इन 5 कंट्रीज का मिलाया हुआ एक बैंक है जिसका नाम होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसने गुजरात के गिफ्ट सिटी में भारत का क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। गिफ्ट सिटी जो है कहां बनाया गया, तो ये गुजरात के गांधीनगर बनाया गया, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अभी गुजरात हाल ही में न्यूज में क्यों आया, वहां पे मोरबी एक जगह है जहां पे एक सस्पेंशन ब्रिज का हादसा हुआ था, इस वजह से गुजरात अभी न्यूज में है। तो गुजरात से हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का गुजरात में गिफ्ट सिटी में भारत के क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। गिफ्ट सिटी कहां है, गांधीनगर गुजरात में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात में गति शक्ति विश्वविद्यालय को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गति शक्ति विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी कहां दी है, गुजरात के अंदर। अब गति शक्ति एक प्रोग्राम है, ये मतलब मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके तहत जितने भी गतिशील आपको देखने जितने भी मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन सबको डेवलप करने के लिए ये गतिशील योजना जो है वो चलाई जा रही है, ठीक है। तो गुजरात में गति शक्ति विश्वविद्यालय को मंजूरी मिल चुकी है। आगे क्वेश्चन है, श्री अमित शाह ने अहमदाबाद गुजरात में एक ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है। कहां पे, अहमदाबाद में। ओलंपिक स्तर के खेल परिसर मतलब एक गेमिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जिसमें ओलंपिक लेवल में तक जितने इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो सारे चीज डेवलप किए जाएंगे। और ये डेवलप कहां किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है अहमदाबाद गुजरात में। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। पीएम मोदी ने गुजरात के कलोल में, कहां पे, गुजरात के कलोल में इफ्को द्वारा दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा जो पिछले साल से ही मतलब न्यूज में बना हुआ है कि दुनिया का पहला नैनो यूरिया किसने बनाया, तो ये क्वेश्चन पिछले साल का था, तो ये इफ्को ने बनाया। अब इसको भारत ने मतलब ये करने के लिए, फैलाने के लिए कहीं ना कहीं तो संयंत्र लगाना पड़ेगा। तो इसके संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया, गुजरात के कलोल में। किसने किया, पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने बोपल अहमदाबाद गुजरात में इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया है। बोपल अहमदाबाद में क्या किया है, इन स्पेस नाम के कंपनी का मुख्यालय जो है उसका उद्घाटन किया, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है। अब अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज क्या होता है, तो जहां पे सोने चांदी का कारोबार किया जाता है उस मार्केट को हम लोग बुलियन मार्केट कहते हैं। और इसी का उद्घाटन कहां किया गया है, तो पीएम मोदी जी ने किया है इसका उद्घाटन। ओके, बढ़ते हैं आगे। गुजरात समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। ये मतलब एक डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर नीति शुरू किया किसने, गुजरात ने। अब ये सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो जितने भी आपके पास चीप लेवल के डिवाइसेस दिख रहे हैं जैसे मोबाइल, एलईडी, वॉचेस, जितना भी चीज है जो डिजिटली अभी चल रहा है उन सब में सेमीकंडक्टर होता है। और इस सेमीकंडक्टर के लिए एक कंप्लीट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पे डेवलप किया जाएगा, उसके लिए मोदी जी ने एक प्लान लाया है। इसको कहते हैं समर्पित सेमीकंडक्टर नीति। और यह शुरू कहां किया गया है, गुजरात के अंदर, ठीक है। पीएम मोदी ने गुजरात के कच्छ में स्मृति वन भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है। आपको याद होगा कि गुजरात के कच्छ में कुछ सालों पहले भयंकर भूकंप आया था और बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इसी चीज को मतलब याद रखने के लिए, स्मृति के रूप में याद रखने के लिए क्या वहां पर शुरू किया गया, गुजरात के कच्छ में स्मृति वन शुरू किया गया, ठीक है। एक तरह का स्मारक होगा जहां पे उन लोगों को याद किया जाएगा जो लोग कच्छ के हादसे में मारे गए थे।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है गुजरात के हाजिरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट स्थापित करेगी। कौन करेगा स्थापित? रिलायंस इंडस्ट्रीज करेगी। कहां पे? गुजरात के हाजिरा में। ये गुजरात के मैंने बहुत सारे स्थानों के बारे में आपको बताया है, आप एक एक करके फिर से नोट डाउन करके और उसको एक बार मतलब रिवाइज करेंगे कि गुजरात में कौन कौन से कार्य होने हैं इस साल। अब लोग बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। गुजरात के लोथल में, लोथल का नाम आपने खूब सुन रखा होगा हिस्ट्री के चैप्टर्स में, ठीक है। तो गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का संग्रहालय बनाया जाएगा, जो मतलब हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ रखा है कि लोथल में इस तरह के बंदरगाह हुआ करते थे, यहाँ पे जहाजें आके लगती थी, यहाँ से व्यापार होता था, तो उसके लिए एक स्मारक बनवाया जाएगा। कहाँ पे? गुजरात के लोथल में, इसलिए न्यूज में रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी पर प्रतिष्ठित अटल ब्रिज, इसका उद्घाटन किया है। किसने? मोदी जी ने साबरमती नदी पर अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। कहां पे? गुजरात में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीएम ने मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। कौन सा गांव? मोढेरा। कहां पे है? गुजरात में। इसे पीएम मोदी ने घोषित किया है 24x7 ये चलेगा सोलर प्लेट से, ठीक है। इसको बाकी किसी बिजली की जरूरत नहीं है। इसके गांव के सारे लोग जो हैं वो सब अपने अपने रूफटॉप पे सोलर प्लेट लगा चुके हैं और वहीं से ये ऑपरेट करेंगे अपने पूरे गांव को। बढ़ते हैं हम लोग आगे। हरियाणा जो है ये समाचार में इस साल क्यों रहा है, इसको हम लोग एक नजर में भी देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं हरियाणा की ओर। उम्मीद है कि आप लोग कॉपी पेन से सारा कुछ नोट डाउन कर रहे होंगे, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, स्पीड मैथमेटिक्स ऑफिशियल, वहां से आपको इसे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। हरियाणा क्यों रहा समाचार में, इसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। पीएम मोदी ने फरीदाबाद में भारत का सबसे बड़े निजी अस्पताल 2400 बेडों का अस्पताल है, अमृता अस्पताल इसका नाम है। नाम क्या है? अमृता अस्पताल, जो 2400 बेडों का है, और इसे पीएम मोदी ने भी उद्घाटन किया है। कहां पे? हरियाणा के अंदर, ठीक है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पानीपत में, हरियाणा में एक जगह है पानीपत, यहाँ पे 900 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत से बने सेकेंड जनरेशन, जिसको 2G कहते हैं, एथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है। एथेनॉल प्लांट क्या होता है? ये एक तरह का बायोफ्यूल होता है, जिसमें आपका डीजल, पेट्रोल ये सब यूज न किया जाता है। जितने हमारे बायोडिग्रेडेबल चीजें होती हैं जो खाने काम में आती है, उन सब से एथेनॉल बनाया जाता है और उसका यूज किया जाता है फ्यूल के रूप में। तो ये 2G मतलब सेकेंड जनरेशन का जो एथेनॉल प्लांट है, ये पानीपत में 900 करोड़ रुपए से शुरू किया गया। और शुरू किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग मतलब होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे खुला? सबसे बड़ा तो ये गुरुग्राम में। हरियाणा के अंदर जो गुड़गांव जगह आप जानते हैं, गुड़गांव का ही जो ऑफिशियल नेम है वो गुरुग्राम है, और वहीं पे सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन खोला गया। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो है ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? हरियाणा के गुरुग्राम में। भारत का पहला हेली हब ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला हेली हब कहां पर स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा में। बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये हरियाणा का समाचार समाप्त होता है। बढ़ते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश क्यों रहा इस साल न्यूज में, इसको हम लोग एक नजर में अभी समाप्त करेंगे, ठीक है। भारत लद्दाख में जास्कर घाटी और हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जो घाटी है उसके बीच सिंकुला दर्रे में दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग 16,580 फीट के लिए तैयार किया है, ठीक है। 16,580 फीट की ऊंचाई पर इसने लाहौल स्पीति और लद्दाख में जास्कर घाटी को जोड़ने के लिए एक सुरंग स्थापित किया है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति और ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अभी तक बाकी और किसी राज्य में ड्रोन को आप सार्वजनिक ऐसे उड़ा नहीं सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश जो है इसने ड्रोन को उड़ाने के लिए सबको मतलब ये कर दिया कि आप यहाँ पे उड़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ परमिशन जो है वो आपको डीजीसीए से लेने होंगे। तो ड्रोन नीति और सार्वजनिक उपयोग को मंजूरी यहाँ पे दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है ऊना डिस्ट्रिक्ट है, ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है, ठीक है। अब ड्रग पार्क क्या है? तो वो नशा वाला ड्रग नहीं, एक्चुअली ये दवा के बारे में बात की जा रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है, ठीक है। आपके राज्यों में या फिर आप जिस भी राज्य में हो, आपको अधिकतर दवाइयां जो होंगी उनका जब मैन्युफैक्चरिंग आप देखिएगा ना, तो हिमाचल प्रदेश या फिर चंडीगढ़ का आपको अधिकतर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग काफी बड़े लेवल पे होता है। तो वहां पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है।
एचपी पहला एलपीजी सक्षम और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। पहला एलपीजी सक्षम मतलब हर घर में वहां पे एलपीजी सिलेंडर्स हो गए हैं और धुआं मुक्त राज्य हो गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। बढ़ेंगे हम लोग अगले पेज की ओर। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन किया है। एम्स का उद्घाटन कहां किया है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। ठीक है, एक बिलासपुर वो मतलब छत्तीसगढ़ वाला वो नहीं, यहाँ हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन किया है। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। अच्छा, अनुराग ठाकुर जो है इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए कुछ चीजें आपको याद नहीं होती हैं तो मैं इसलिए कहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कि उसके लिए आप थोड़ा सा गूगल चाचा का मदद लें, उनसे पूछें, आपके पास कोई बुक हो उससे देखें, वरना मैं तो सारा कुछ आपको करवाऊंगा ही, आपको पूरा मंत्रालय भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जब मैं पूछ रहा हूं तो आपको ये सर्च करके बताना चाहिए ताकि आपको चीजें पढ़ने में मन लगेगा उससे। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं आपसे। बढ़ते हैं आगे। समाचार में झारखंड इस साल क्यों रहा, ये हम लोग एक नजर में अभी क्लियर करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। चलिए, झारखंड समाचार में क्यों रहा इसको हम लोग क्लियर करें। तो झारखंड का एक जामताड़ा जिला है जिसका नाम आपने खूब सुन रखा होगा। अभी जितने भी साइबर फ्रॉड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं उसमें अधिकतर चांसेस होते हैं कि ये कॉल जो होगा वो जामताड़ा से आया हो। ठीक है, जामताड़ा काफी फेमस हुआ साइबर फ्रॉड को लेकर के। तो जामताड़ा में हर गांव में पुस्तकालय के साथ देश का पहला जिला इसको बना दिया गया है। मतलब जामताड़ा जिला जो है इसके हर एक गांव में पुस्तकालय खोला गया है ताकि बच्चे पुस्तकों से इंटरेक्ट हो सकें और पढ़ाई लिखाई में मन लगाएं, साइबर फ्रॉड से दूर हो। इसके लिए उसके हर एक गांव में पुस्तकालय खोला गया है और ऐसा करने वाला देश का पहला जिला हो गया है जामताड़ा। ठीक है, झारखंड देश का पहला राज्य बना जिसमें ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित किया जा रहा है। किसानों को बीज जो है वो ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से वितरित किया जा रहा है झारखंड में। पीएम मोदी ने झारखंड में नवनिर्मित देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है और देवघर में ही एक एम्स का भी उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, साथ साथ ही किया था। ठीक है, ये अभी कुछ दिनों पहले की समाचार थे। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो इस साल न्यूज में क्यों क्यों रहा, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला आता है हमारा न्यूज निकल के, क्या जितेंद्र सिंह ने कठुआ जम्मू कश्मीर में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है। अब जितेंद्र सिंह जो हैं इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। उन्होंने क्या किया है, जम्मू कश्मीर का एक जिला है कठुआ, अक्सर आप लोग नक्सल प्रभावित जिलों के रूप में इसको जानते होंगे। तो कठुआ जम्मू कश्मीर जो उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किसने किया है, जितेंद्र सिंह ने। जम्मू और कश्मीर 2023 में G20 बैठकों की मेजबानी करेगा। अब जितने G20 देश हैं उन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो जम्मू कश्मीर में इकट्ठे होंगे और वहां पे बातचीत होगी। ठीक है, तो इस साल मतलब 2023 में जो इंडिया मेजबानी कर रहा है G20 सम्मेलन का, तो मतलब उसका वेन्यू कहाँ रहेगा, जम्मू कश्मीर रहेगा। और ये अपने आप में काफी ऐतिहासिक होने वाला है। आज तक इतने सारे मतलब महत्वपूर्ण राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष को जम्मू कश्मीर ऐसे नहीं लाया गया है, लेकिन इस बार देखते हैं क्या होता है। ओके, लद्दाख में स्थापित होगा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी। लद्दाख में क्या स्थापित किया जाएगा, भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी। ये याद रखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें। नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में स्थापित होगा। पल्ली जम्मू और कश्मीर में भारत की पहली कार्बन पंचायत स्थापित की जाएगी। पल्ली एक जगह है जहां पे जो जम्मू और कश्मीर में है, यहाँ पे भारत की पहली कार्बन पंचायत स्थापित की जाएगी। नीति आयोग जम्मू कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगा। नीति आयोग जो है ये 500 अटल टिंकरिंग लैब जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थापित करने के बारे में फैसला कर चुका है। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर में चिनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन जॉइंट, आज तक इसका नाम मतलब पता नहीं चल रहा था समाचारों में, केवल ये पता था कि सबसे ऊंचा ये ब्रिज बन रहा है चिनाब पर, दुनिया का सबसे ऊंचा, लेकिन इसका नाम भी अभी आ चुका है। नाम क्या है, गोल्डन जॉइंट। इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, भारत का पहला हरित प्रौद्योगिकी उष्यमान केंद्र जिसे ग्रीनोवेटर इंक्यूबेशन फाउंडेशन कहा जाता है, जल्द ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT श्रीनगर में खुलेगा। भारत का पहला ये हरित प्रौद्योगिकी उष्यमान केंद्र होगा। ठीक है, और ये कहां खोला जाएगा, तो NIT श्रीनगर में खोला जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे। और ये रहे समाचार में कर्नाटक। समाचार में इस साल कर्नाटक क्यों बना हुआ है, इसको हम लोग एक नजर में
क्लियर करते हैं। तो पीएम मोदी ने कर्नाटक के IISc में बेंगलुरु में सेंटर फॉर द ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है। सेंटर फॉर द ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन कहां किया गया? IISc बेंगलुरु में। IISc एक संस्थान है, ठीक है, तो वहां पे ही ब्रेन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया पीएम मोदी के द्वारा। और ऐसे ब्रेन रिसर्च का जो मुख्यालय है वो गुड़गांव में आपको देखने के लिए मिलता है। पीएम मोदी ने 800 करोड़ रुपए की लागत से बने बेंगलुरु बॉस इंडिया के नए स्मार्ट कैंपस का उद्घाटन किया है। ये 800 करोड़ की लागत से बना है और इसे उद्घाटन किसने किया है? पीएम मोदी ने। कहां पे? बेंगलुरु में। नाम क्या है? बॉस इंडिया का। यह है क्या? एक स्मार्ट कैंपस है। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक जिसका नाम दिया गया है एक्वेरियम, ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। बेंगलुरु स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा एक्वेरियम, ठीक है। इसका उद्घाटन कहां किया गया? कर्नाटक में। बढ़ते हैं आगे। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा अनंत टेक्नोलॉजी का प्राइवेट द्वारा शुरू की गई है। ये मतलब इसका हेडक्वार्टर कहां बनाया गया है? बेंगलोर में बनाया गया है। देखिए एक्चुअल में क्या है कि हमारे देश में अंतरिक्ष से संबंधी कोई भी निजी कंपनी इस साल के पहले तक नहीं आती थी, क्योंकि इसके लिए पॉलिसी ही नहीं बनाया गया था देश में। लेकिन इस बार जो ये किया गया, मतलब बजट जब पेश हुआ उस समय एक पॉलिसी बनाई गई कि अब प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो भी PPP मॉडल के तहत आ सकते हैं अंतरिक्ष के मतलब केंद्र में। केवल इसरो ही इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बाकी भी प्राइवेट प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे कंपनी का नाम अभी आपको मिलेगा। तो इसमें भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा अनंत टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अनंत टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ये शुरू किया है निजी कंपनी अंतरिक्ष के क्षेत्र में। बढ़ते हैं हम लोग आगे। L&T जिसको लार्सन एंड ट्यूब्रो कहते हैं, इसने शुरू किया है क्या? बेंगलुरु कर्नाटक में भारत का पहला 3D डाकघर बनाया है। किसने? L&T का फुल फॉर्म होता है लार्सन एंड ट्यूब्रो। जो आपका अयोध्या का राम मंदिर बन रहा है उसका पूरा फाउंडेशन का कार्य किसने किया? L&T ने किया। तो उसी L&T ने पहला 3D डाकघर बनाया है। समाचार में केरल क्यों रहा इस पूरे साल में, इसको हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग सब कॉपी पेन लेके जरूर बैठेंगे और ये सारी चीजों को नोट डाउन करते जाएंगे, अन्यथा हमारे साथ साथ दोहराते चलेंगे ताकि आपको चीजें जो हो वो याद होते रहें। और PDF जो होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जो है जरूर विजिट करेंगे। बढ़ते हैं समाचार केरल की ओर। केरल में टाटा पावर सोलर द्वारा शुरू की गई भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग पावर परियोजना शुरू की गई है। अब ये फ्लोटिंग पावर परियोजना क्या होती है? तालाब में सोलर प्लेट्स को बिछा दिया जाता है, किस तरह से ड्रम या फिर कुछ तैरने वाली चीजों के ऊपर सोलर प्लेट्स रख दिया जाता है और उससे जो धूप आता है उससे सोलर प्लेट्स अपना एनर्जी कलेक्ट करते हैं और बैटरी को चार्ज करके फिर उसको पावर सप्लाई देते हैं। तो ये तालाबों में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो ऐसे वेस्ट पड़े हुए हैं, जैसे नहर बह रहा है, अब नहर में कुछ तो आप ऊपर से कर नहीं सकते हैं, तो सोलर प्लेट से उसको ढक दीजिए, अंदर अंदर पानी चलेगा, ऊपर से सोलर प्लेट भी रहेंगे। तो ये चीजें की जा रही हैं हमारे देश में हर एक जगह पे। तो अभी केरल में टाटा पावर सोलर द्वारा शुरू किया गया है भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सेवा पावर परियोजना, ठीक है। और ये यदि पूछे कि अभी शुरू होने वाला कौन सा है सबसे बड़ा परियोजना, तो ये आपका तेलंगाना में शुरू होगा, लेकिन इसको बनने में लगभग 1 साल अभी लगेंगे। तब तक आप याद रखेंगे कि केरल में सबसे बड़ी पावर परियोजना फ्लोटिंग सोलर की शुरू की गई है। बढ़ते हैं आगे। केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क केफोन, ये नाम जरूर याद रखेंगे। केफोन के माध्यम से अपने इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। इसमें क्या किया गया है कि हर घर तक फाइबर के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाया गया है, ताकि और बच्चों को इसका सब्सक्रिप्शन बहुत कम दाम पे दिया जाता है कि वो लोग आराम से पढ़ सकें। अभी बिहार में भी एक परियोजना चल रही है जिसके बारे में मतलब BPSC 66 में ही क्वेश्चन आया था, हर घर फाइबर योजना, लेकिन आपको किसी भी घर में फाइबर योजना नहीं मिलेगी देखने को। तो बिहार में कुछ चीजें कागज पे होती हैं, लेकिन केरला में आपको चीजें जो हैं वो सही से दिख रही हैं। और इस परियोजना का नाम है केफोन। तो केफोन को आप जरूर याद रखेंगे। ये बच्चों के लिए खास करके शुरू किया गया, कोविड को देखते हुए कि बच्चे घर पे पढ़ नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया था। बढ़ते हैं आगे। मिल्मा, ये क्या है? डेयरी प्रोजेक्ट है, इसको ध्यान रखें थोड़ा सा। मिल्मा की एर्नाकुलम डेयरी भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित डेयरी प्लांट बनने के लिए तैयार है। अभी हमारे देश में कुछ मुख्य डायरियां हैं जिनका नाम आप लोग याद रखेंगे। अमूल, ठीक है, दूसरा सुधा, और ये तीसरा एक नाम आ रहा है, इसका नाम क्या है? मिल्मा। ये एर्नाकुलम एक जिला है केरला के अंदर, वहां पे ये डेयरी है। और ये डेयरी अब पूरी तरह से सोलर पावर प्लांट से चलेगी, इसमें किसी तरह का दूसरा बिजली उपयोग नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सेवा शुरू करने वाली पहली राज्य सरकार कौन है? केरला। इसके पहले आप लोगों ने बस सुन रखा होगा ओला, उबर, इन सभी के बारे में।
तो ये कंपनियां जो है ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं और ये आपके यहाँ आके आती हैं, आपसे पॉलिसी लेती हैं और आपके पूरे राज्य में अपने टैक्सी सेवा देती है, खास करके कुछ शहरों में, सिटीज में, गाँव में तो नहीं। लेकिन केरला क्या किया है कि अपने पूरे राज्य में टैक्सी अपना खुद का चलाएगा और जिस तरह से रेट होगा अपना रखेगा, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स नहीं, सरकार ही चलाएगी वहां पे टैक्सी। तो ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सेवा शुरू करने वाला केरला पहला राज्य बन गया है। केरल पक्षियों की अपनी लाल सूची रखने वाला पहला राज्य बन जाएगा। देखिए आज के पहले क्या होता था कि जितने भी जानवर या फिर जितने भी स्पीसीज यदि लुप्त हो रहे हैं या लुप्त होने के कगार पे हैं या फिर उनकी संख्या कम हो गई, जैसे गौरैया, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आज से 10 सालों पहले गौरैया आपको हर घर में देखने को मिल जाती थी, लेकिन अभी क्या है, ऐसा समय आया गौरैया आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। इसका मतलब हुआ कि वो इस तरह के वातावरण में रहते रहते लुप्त होने के कगार पे पहुंच चुकी है। तो मतलब इस तरह के स्पीसीज का एक बुक होता है जिसको बोलते हैं रेड डेटा बुक, ठीक है, उसके अंदर नाम दर्ज किया था, उनको बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। उसी के तहत 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। तो टाइगर्स की संख्या आज देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इस तरह से गौरैयों की संख्या, फिर गिद्धों की संख्या, उसके लिए अलग प्रोजेक्ट शुरू किए गए। तो केरला जो है वो अपने अंदर एक डेटा बुक बनाया है पक्षियों के लिए, ठीक है, रेड डेटा बुक बनाया है जिसमें जो जो पक्षी वहां पर लुप्त हो रहे हैं या फिर लुप्त होने के कगार पे हैं उनका नाम उसमें नोट किया जाएगा और उसको संवर्धन के लिए आगे लाया जाएगा। फिर आगे हमारा समाचार है पुल्लम पारा। ये पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत की पहली ग्राम पंचायत बन चुकी है। नाम क्या है ग्राम पंचायत का? पुल्लम पारा। ये क्या है? पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्रदान करने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत बन चुकी है। अभी बिहार में भी इसीलिए ये प्रोजेक्ट लाया गया था हर घर फाइबर, ताकि बिहार के हर एक घर के मतलब कुछ लोग तो जरूर डिजिटल साक्षर हो जाए। डिजिटल साक्षर होने का मतलब कि एटलीस्ट फोन पे कैसे मैसेज करना है, व्हाट्सएप से कैसे फोटो भेजना है, यूपीआई से पेमेंट कैसे करना है, इंटरनेट पे कोई चीज खोजनी हो तो कैसे करना है। बच्चों को आजकल प्रोजेक्ट मिलता है कि ये चीज का आर्टिकल लिख के लाओ, ये फोटो लगा के लाओ, ये सारे कुछ हम कार्य कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो प्रोजेक्ट लाया गया था तो वो बिहार में तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पे पुल्लम पारा नाम का एक पंचायत है जिसने ये कर दिखाया है। तो इससे उम्मीद बनता है कि मतलब भारत के हर एक राज्य में ये परियोजना अच्छे से चलाई जा सकती है। बढ़ते हम लोग आगे। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र ये त्रिशूर केरल में स्थापित किया जाएगा। ग्राफीन जो होता है वो कार्बन का एक अपरूप होता है, ठीक है। कार्बन के अपरूप में हीरा आता है, ग्रेफाइट आता है, ग्राफीन आता है, फुलेरिन आता है। तो उसमें ग्राफीन जो है इसका नवाचार केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? केरल में। केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बन गया है। अब पेपरलेस उच्च न्यायालय का मतलब यहाँ पे कोई भी काम पेपर पे नहीं होगा। इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट में रिट डाला गया था कि आजकल पेड़ इतने ज्यादा काटे जा रहे हैं पेपर्स बनाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट में आपको पता होना चाहिए कि पेपर जो होता है उसके एक ही तरफ लिखा जा सकता है। पेपर के दोनों साइड प्रिंट करके आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा इसका कहानी है। मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि पेपर पे बस एक ही तरफ लिखा जाता है और वही सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है। तो कई वकीलों ने दलील दिया कि इससे हमारे देश में पेड़ बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं। जब आप दोनों तरफ प्रिंट करने की सुविधा दे देंगे तो कम से कम आधा हो जाएगा वो चीज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। अब किस वजह पे किया है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन कर दिया है खारिज। तो पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय कहां बन गया है? केरल उच्च न्यायालय। केरल का कुबलंगी गांव जो है देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है, ठीक है। कौन सा गांव? कुबलंगी। ये महिलाएं यूज करती है जो सैनिटरी नैपकिन। तो सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बन गया है? केरल का कुबलंगी। केरल में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, मैंने बता दिया। भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण केरल का स्तर में किया जाएगा। देखिए हो क्या रहा है कि कई लोगों का किसी हादसे में हाथ कट गया तो पूरी तरह से हाथ का प्रत्यारोपण मतलब दूसरा हाथ लाके सीधा ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। ये केरल में शुरू किया गया। पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण केरल के अस्पताल में किया गया। बढ़ते हम लोग आगे और अब देखते हैं मध्य प्रदेश जो हमारा है वो समाचार में क्यों रहा। आज एक वीडियो में हम भारत के 28 राज्य के जितना भी समाचार रहे हैं पूरे एक सालों के सबको खत्म कराने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे और पूरे राज्य को एक साथ कवर करके निकल लेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश समाचार में क्यों है इसको हम लोग एक नजर में देखते हैं। देखिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज चौहान ने ग्वालियर एमपी में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। ग्वालियर में हमारे देश का पहला ड्रोन स्कूल बनाया गया। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं और शिवराज सिंह चौहान जो एमपी के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया। इसके पहले हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन बना था? हमने बताया गोवा। और हर घर जल प्रमाणित जिला कौन बन गया? बुरहानपुर, ठीक है। दोनों बात याद रखेंगे।
भारत के पहले व्यवसायिक स्तर के बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र का जल्द ही मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में उद्घाटन किया जाएगा। भारत के पहले व्यवसायिक स्तर के बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहां किया जाएगा? खांडवा में। और ये क्वेश्चन हमसे ही पूछा गया था एनटीपीसी सीबीटी 2 में लेवल 6 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें आज तक याद है, तो इसको आप लोग भी याद रखेंगे। हो सकता है आगे एक बार और टीसीएस पूछ ले, क्योंकि टीसीएस का कोई माई बाप नहीं है, कब से कब कहां से क्या पूछ सकता है। गेल, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था सीबीटी 2 में, ठीक है। गेल ने इंदौर एमपी में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है। ये क्या करेगा? प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन को मिक्स करेगा। कौन करेगा? गेल। और गेल ने शुरू कहां किया है? तो ये शुरू किया है इंदौर में, ठीक है। इंदौर जो है लगातार 4 सालों से स्वच्छता में टॉप पे रहा है, ठीक है। इस साल सेकंड पे कौन रहा है आप हमें बताएंगे, और बिहार का कौन सा जिला स्वच्छता में टॉप पे रहा है ये भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। वन्य जीव बोर्ड ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है। अब कुल मिलाके 55 टाइगर रिजर्व आपके देश में हो चुके हैं। तो अभी इस साल में 4 टाइगर रिजर्व कौन कौन से बने हैं, जिसमें राजस्थान का भी शामिल है। आप हमें चारों का नाम लिख करके बताएंगे। यदि आपको याद ना हो तो गूगल चैनल से जरूर पूछिए। मैं बार बार इसीलिए आपको कहता हूं कि जाकर उससे पूछिए, उससे आपका जो सोचने का शक्ति होगा वो बढ़ेगा। मुझे याद है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, ताकि आप लोग थोड़ा सा इस पर मेहनत करें और आपका जो सेंस है वो थोड़ा सा डेवलप हो। एमपी में पहली बार एमबीबीएस छात्रों के लिए मेडिकल की किताबें हिंदी में लॉन्च की गई। इसके पहले बाकी किसी राज्य में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हमारे राज्य में जो पढ़ाई होगा मेडिकल का वो हिंदी में होना चाहिए, इसलिए वहां पर शुरू किया गया, ठीक है। पहली बार एमबीबीएस छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई जो होगी वो मध्य प्रदेश के अंदर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी। आप अक्सर देखते होंगे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ दवाइयां जो है वो ऐसे करके जैसे लिख देता है। उन आपको पता चलता है ना मेडिकल वाले को पता चलता है, वो देखता है क्या बीमारी है, फिर सोचता है कि अच्छा ऐसा लिखा हुआ है तो बीमारी का नाम ऐसे करके दे देता है। वो आपको पता नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में गाइडलाइन है कि डॉक्टर्स को दवाइयां जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिख के देनी है, ताकि आपको भी समझ में आए, डॉक्टर को भी और मेडिकल वाले को भी। और कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आप इस डॉक्टर को दिखाएं, अगली बार दूसरे डॉक्टर के यहाँ चले गए, अब वो कहेगा कि पुर्जा फेंक दीजिए, हमको इससे मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है भाई? कभी आप किसी जगह से पैथोलॉजी में चेक करें, दूसरे डॉक्टर पर जाते हैं, वो बोलता है हम इसको मान्य नहीं करेंगे। तो कमीशन नहीं मिल रहा है तो मान्य नहीं करोगे। तो वहां पर दिक्कत यही होता है कि हैंड राइटिंग इस तरह का होता है कि वो लोग बस एक दूसरे को कोडिंग करके लिखे रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज पर रोक लगाया गया। और यहाँ पर भी कहा गया कि यदि आप हिंदी में डॉक्टर्स को पढ़ाएंगे तो दवाइयां जो होंगी वो हिंदी में आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, इसी से खांच नहीं देंगे, पूरा लिखिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। खबरों में महाराष्ट्र क्यों रहा, इस पे आप लोग एक नजर बनाएंगे। महाराष्ट्र से बहुत सारी खबरें हैं इस साल में, तो चलिए हम लोग एक करके देखते हैं। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण के लिए अपनी तरह के पहला महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। अब इसमें क्या होगा कि जितनी भी स्पीसीज हैं, चाहे जीवों के हों, जानवर के हों, पशुओं, मतलब किसी चीज की जो स्पीसीज है, तो हमने बताया अभी केरला में कि उसने क्या किया है कि पक्षियों के लिए एक डेटा बुक बनाया है। तो उस तरह से महाराष्ट्र ने क्या किया है कि अपने जहां जितने भी स्पीसीज हैं सबका डेटा बैंक बना दिया उसने, कि अब हर जीव जो होंगे उनके जीन को वहां पे संरक्षित किया जाएगा और आगे उनकी संख्या कम ना हो इसके लिए लगातार प्रयास किया जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले पेज की ओर। अब देखिए क्या क्या समाचार है, महाराष्ट्र से ही है, ठीक है। बढ़ते हैं इसमें। खाद्य अपशिष्ट यानी कि बायोगैस द्वारा संचालित भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन मुंबई में स्थापित किया गया, ठीक है। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ठीक है। सबसे बड़ा हमने बता दिया था आपको, और यहां पे बताया गया क्या कि बायोगैस के द्वारा संचालित किया जाएगा, और ये कहां पे? मुंबई में स्थापित किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पुणे में तक्षशिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। आपको मैं बता दूं कि अनुराग ठाकुर जो हैं ये हमारे युवा कल्याण और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। तो इन्होंने क्या किया है, शुरू पुणे के तक्षशिला में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। किसने? अनुराग ठाकुर ने। एलोरा की गुफाएं हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा वाली भारत की पहली विश्व धरोहर स्थल हो गई हैं। एलोरा की गुफाएं कहां है? ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिले में। एलोरा और अजंता की गुफाएं, तो उसमें एलोरा की जो गुफा है वहां पे क्या किया गया है, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाया गया है, और इस तरह की सुविधा प्रदान करने वाली भारत की पहली विश्व धरोहर स्थल कौन सी हो गई है? तो एलोरा की गुफाएं हो गई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद उस्मानाबाद का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। देखिए अभी क्या हो रहा है
कि यूपी को देखते हुए बाकी सारे राज्यों में इस तरह की एक पहल चली है कि मतलब नाम चेंज कर दो, उससे कुछ वोट बैंक बढ़ जाए, या फिर जो भी चीजें, या फिर ऐतिहासिक कोई नाम रहा हो उसको उठाकर फिर से लाओ। तो यहाँ पे भी एक इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि औरंगाबाद उस्मानाबाद का नाम बदला जाएगा। कहां पे? महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं आगे। भारत ने नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, तो नागपुर में डबल डेकर भारत का पहला मतलब सबसे बड़ा ब्रिज बनाया जाएगा। ठीक है, इसको बनाने से एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा। हिताची स्टेमो ने महाराष्ट्र में जलगांव विनिर्माण संयंत्र में अपना भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। हिताची एक कंपनी है जिसने क्या किया है कि जलगांव एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है। ठीक है, तो इसका नाम आपने सुना होगा। हिताची का वो बड़ा सा पोपलेंट आप जानते हैं जिससे बालू वगैरह खोदा जाता है, तो वो कंपनी हिताची एक होती है जो उसको बनाती है। तो उसी ने यहाँ पे शुरू किया गया है, जलगांव में एक विनिर्माण स्थल बनाया है जो भारत का पहला ऊर्जा संयंत्र मतलब सोलर प्लेट वाला ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। ठीक है, हिताची के द्वारा। भारत का पहला मेडिकल सिटी नाम क्या है? इंद्रायणी मेडिसिटी, ये पुणे में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ये मेडिकल सिटी होगा। मेडिकल सिटी कहने का मतलब कि मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स पूरा स्थापित किया जाएगा जहां पर केवल मेडिकल की सुविधाएं होंगे, अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग डॉक्टर्स, अलग अलग मेडिसिन, अलग अलग तरह के ऑपरेशंस, वो मतलब सारे एक ही सिटी के अंदर स्थापित कर दिया जाएगा। उसी को नाम दे दिया मेडिकल सिटी। नाम क्या रहेगा इसका? तो इंद्रायणी मेडिसिटी, ये पुणे में स्थापित किया जा रहा है। पुणे अपने आप में मतलब लिवेबल सिटी यदि देखा जाए, जहां पर रहने के लिए बढ़िया सुविधाएं हो, तो उसमें पुणे का नाम बहुत आगे तक लिया जाता है। ठीक है, मतलब बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं जिनका लोग रहने में खासकर के उपयोग करते हैं। जैसे आपके आसपास यदि देखे जाए बिहार और झारखंड में, तो बोकारो का नाम सबसे ऊपर आता है। बोकारो में आपको टॉप क्लास के स्कूल्स मिल जाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा है। बिहार में तो एक भी शहर नहीं है जहां पे आप रह सके, समझ रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है कि रह रहा है लोग, तो खैर इससे कोई चिंता की बात नहीं है, आप जहां हैं वहां अच्छे से रहिए। लेकिन बात आती है कि पुणे जो है इसका नाम आता है लिवेबल सिटी के रूप में। बात आगे करते हैं। नेत्रहीनों के लिए भारत सरकार का पहला इंटरनेट रेडियो जिसका नाम है रेडियो अक्ष, ये नागपुर में लॉन्च किया गया। कहां पे शुरू किया गया? रेडियो अक्ष नागपुर में शुरू किया गया। एक रेडियो स्टेशन होगा जो नेत्रहीनों के लिए होगा। इसमें नेत्रहीनों के लिए कुछ समाचार, उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स जो होंगे वो इस पे दिए जाएंगे। औरंगाबाद गूगल से पर्यावरण अंतर्दृष्टि एक्सप्लोरर डेटा प्रकाशित करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। ठीक है, क्या स्थापित मतलब ये एक्सप्लोर करेगा? पर्यावरण अंतर्दृष्टि एक्सप्लोरर, ये डेटा प्रकाशित करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहां वाला? बिहार का नहीं, महाराष्ट्र वाले औरंगाबाद की बात हम कर रहे हैं। ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा पुणे में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस LPG, तो ये LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रक निर्माण संयंत्र शुरू किया गया है। इसको आप ध्यान से सुनेंगे। ब्लू एनर्जी मोटर्स, कंपनी का नाम क्या है? ब्लू एनर्जी मोटर्स। इसने भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पहला तरल प्राकृतिक गैस का LNG कह लिया है। ठीक है, तो LNG ईंधन पर चलने के लिए ट्रक्स को बनाएगा। इसके पहले ट्रक्स जो होती थी वो आप देखते होंगे डीजल से चलती थी, तो अभी ट्रक्स को चलाया जाएगा CNG से। और अभी नितिन गडकरी जो है आपके मतलब ट्रैफिक वाले मिनिस्टर, उनका एक प्रोजेक्ट है कि हमारे पास जो रोड होंगे वही EV चार्जिंग वाले होंगे, मतलब उनके ऊपर में तार लगा रहेगा और ट्रक जो होंगे उनका ऐसे निकलेगा ऊपर से ये ट्रेन जैसा, और वो रोड में सट के चलेगा और उसी से ट्रकें जो होंगी वो रोड पे आराम से चल पाएंगी। तो ये तो ड्रीम प्रोजेक्ट हो गया, लेकिन ये शुरू कर रहा है कौन? ब्लू एनर्जी मोटर्स। इसका नाम ध्यान रखेंगे, ब्लू एनर्जी मोटर्स पुणे में स्थापित कर रहा है। टाटा मोटर्स ने मुंबई में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, जिसको ADAS कहते हैं, ठीक है, क्या नाम रखेंगे? ADAS, ये टाटा शुरू कर रहा है मुंबई में। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के साथ भारत का पहला CNG ट्रक लॉन्च किया। ठीक है, भारत का पहला CNG ट्रक लॉन्च किसने कर दिया? तो टाटा मोटर्स ने, और मुंबई में बनाया गया। नाम क्या रखा गया? एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। जितेंद्र सिंह ने पुणे में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा का शुभारंभ किया। अब जितेंद्र सिंह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। इन्होंने क्या शुरू किया गया है? पुणे में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुरुआत किया है। ये बस जो होगी वो हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी। अभी ये भी मतलब पूरे इंडिया के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम लोग हाइड्रोजन से चलने वाली बसें और गाड़ियां जो है इसको शुरू करें, ताकि इससे क्या होगा
कि पोल्यूशन जो है वो कम फैलेगा और धुआं नहीं निकलेगा उससे, क्योंकि होता क्या है कि हाइड्रोजन जब जलता है ईंधन के रूप में तो उसमें से आपका जो साइलेंसर है उधर से धुआं ना निकल के हल्की हल्की पानी की कुछ बूंदें निकलती हैं, ठीक है। तो पोल्यूशन तो नहीं होगा, साथ साथ हाइड्रोजन जो है बहुत मतलब भारी मात्रा में उपलब्ध भी है, इसको बनाया भी जा सकता है लेबोरेटरी में, तो इसलिए इसको मतलब फ्यूचर फ्यूल के रूप में देखा जा रहा है। तो इस पे अभी काफी रिसर्च होना अभी भी बाकी है, लेकिन फिर भी चल रहा है बहुत कुछ इस पे। आगे है महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम, जिसको हम लोग MSRTC कहते हैं। इसकी पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा, उसका नाम क्या रखा गया? सिवाई। नाम क्या रखा गया? सिवाई, ठीक है। यह महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का पहला इलेक्ट्रिक बस सेवा है। भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट होएक ज्वाइंट, यह महाराष्ट्र के जयगढ़ टर्मिनल पर पहुंची है। ये फ्लोटिंग स्टोरेज होगी, ठीक है। कई जगह पे स्टोरेज की भी समस्या हो गई है। जितनी भी बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न, उसने क्या किया कि अब उनके पास जगहों की कमी पड़ रही है, क्योंकि जैसे ही आप अमेज़न पे अपना एक आईडी बनाते हैं तो आईडी बस जस्ट अमेज़न पे बन कर रह नहीं गया। अब जैसे ही आपने उस पर लॉगिन किया, अपना मोबाइल नंबर डाला, आपके लिए अमेज़न अब क्या कर रहा है कि एक बड़े से हार्ड ड्राइव के अंदर आपका पूरा डेटा सेव कर रहा है कि आप रोज क्या क्या चीजें उस पर खोज रहे हैं। जैसे आप अमेज़न पे जाते हैं, कभी आपने सर्च कर लिया, कभी आपने पैंट सर्च किया, कभी आपने खेलने के लिए बैट सर्च कर लिया, तो सारा डेटा बैंक आपका अमेज़न का आईडी पे बना हुआ है। आप जब घुसते हैं अमेज़न में तो आपको वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं फिर से कि देखो ये नया बैट आया है, ये नया शर्ट आया है। वो कैसे दिखाता है? क्योंकि आपका सारा डेटा बैंक उसके पास स्टोर है। तो हर एक व्यक्ति, जितने व्यक्ति हैं पूरे वर्ल्ड में, उन सबका डेटा बैंक बनाने के लिए उसके पास जगह की कमी पड़ गई। तो उसने क्या किया कि बड़े बड़े से टैंकर्स के अंदर आपका हार्ड ड्राइव सेव करके वो पानी के अंदर दबा दे रहा है। समझ रहे हैं? क्योंकि जगह धरती पे है नहीं, तो पानी के अंदर डाल दो, वहां पे किसी को जाना है ना किसी को आना है, 50 साल तक उसमें पड़ा रहेगा। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है कि फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट जो है वो होएगा ज्वाइंट्स के द्वारा जयगढ़ टर्मिनल तक पहुंचाया गया है। बढ़ते हैं आगे, और समाचार में मेघालय क्यों रहा इस पूरे साल, इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज, कौन सा ब्रिज? लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल की गई है, ठीक है। यूनेस्को के जो स्थल होते हैं उसमें क्या क्या है? एक अस्थायी सूची है और एक अस्थायी सूची है। तो अस्थायी सूची में कुल मिला के कितने चीजों का भी शामिल किया गया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। उसमें क्या है कि एक मिक्स वाला है और बाकी सारे अलग अलग हैं, तो उसका नाम भी आप अलग से लिखेंगे। और साथ साथ कुछ अमूर्त, अमूर्त कहने का मतलब इनटेंजिबल, जैसे कुछ मेले हैं, कुछ पर्व है, उसको भी शामिल किया गया है। अभी हाल ही में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। तो और कौन कौन से मेले उसमें शामिल है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अमूर्त विश्व धरोहर, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद हमसे पूछा गया एनटीपीसी में, तो इसलिए इस तरह के प्रश्न आगे भी बनाए जा सकते हैं। आप उसको याद जरूर रखेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें। मेघालय पूर्वोत्तर ओलंपिक 2022 के दूसरे संस्करण की मेजबानी शिलोंग में करेगा। कहां पे करेगा? ओलंपिक 2022 के दूसरे संस्करण की मेजबानी शिलोंग में। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, ठीक है। नागालैंड क्यों समाचार में रहा, इसको जानेंगे। नागालैंड ई विधान एप्लीकेशन को लागू करके पहली पेपरलेस विधानसभा बन गया है। अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि केरल जो है उसका हाईकोर्ट पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बन गया है, लेकिन विधानसभा पेपरलेस कौन सा बन गया है? ये बन गया है नागालैंड का। और नागालैंड का राजकीय भाषा जो है ये इंग्लिश होता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। नागालैंड का राजकीय भाषा कौन सा है? इंग्लिश। हमारे बिहार का कौन सा है? हिंदी, और सेकंड भाषा उर्दू, और नागालैंड में इंग्लिश है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नई दिल्ली समाचार में क्यों रही इस पूरे साल, इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ये खादी जो है वही खादी जिसको गांधी जी प्रेफर करते थे और कहते थे कि सारे लोग जो हैं वो खादी का ही कपड़ा पहने, तो उसके लिए उत्कृष्टता केंद्र कहां पर बनाया गया? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में अमित शाह ने किया है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इसके लिए कहां पर उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में अमित शाह ने किया। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग। अभी क्या है कि हर राज्य में, हर देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को काफी आगे बढ़ाया जा रहा है। और नितिन गडकरी का ऐसा कहना था कि आने वाले 5 से 10 सालों में आपको रोड पे ये डीजल और पेट्रोल वाली जो गाड़ियां देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि होगा कि धीरे धीरे उनका रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। ना नई गाड़ियां बिकेंगी, ना आपको धीरे धीरे वो दिखेंगी।
और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने में बहुत सारी पॉलिसी लाई हैं कि आपको छूट देंगे, एक्सचेंज में इतना पैसा देंगे, आपको इसका टैक्स नहीं लगाएंगे। खास करके लड़कियों के लिए बहुत सारे राज्यों ने शुरू कर दिया कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से ये चीजें फायदा है, स्कॉलरशिप में इतना छूट मिलेगा। उससे क्या होगा कि रोड्स पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज्यादा आएंगे तो पेट्रोल नहीं खर्च होगा, पेट्रोलियम से जो पोल्यूशन होता है वो नहीं होगा, सारा कुछ सही चलेगा। इसके लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। तो भारत का पहला स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन ये मयूर विहार दिल्ली में स्थापित किया गया है। ये ऑटोमेटेड होगा, ठीक है। आप जाके वहां पे गाड़ी लगाएंगे और गाड़ी को ऑटोमेटिकली वहां पे चार्ज में लगा दिया जाएगा। गाड़ी जैसे ही चार्ज फुल हो जाएगा ऑटोमेटिकली हॉर्न बजेगा, कोई आके आपका निकाल देगा, फिर रोबोटिक रहेगा, आपकी गाड़ी को चार्ज से निकाल दिया जाएगा। तो सारा कुछ वहां पे ऑटोमेटिक चलेगा, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जा रहा है स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन। ये दिल्ली के मयूर विहार में, मयूर विहार का नाम आपने खूब सुन रखा होगा टिकटॉक वीडियोस में। एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। देखो प्रगति मैदान जो है ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है पुस्तक मेला को लेकर के, आहार मेला को लेकर के, और साथ साथ धरना देने के लिए। समझ रहे हो, देश में धरना की राजधानी दिल्ली। जिसको कुछ नहीं मन है दिल्ली चलो, बिहार में कुछ नहीं मन गांधी मैदान चलो। अरे काहे चलो, अपने से कुछ करो, नहीं कुछ करना नहीं है, सीधे धरना देंगे। तो धरना देने के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह कौन सा है? ये आपका प्रगति मैदान, ठीक है। तो प्रगति मैदान में ही खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 शुरू किया गया था। दिल्ली 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। दिल्ली में 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी होगी, ठीक है। आपको भी शॉपिंग करनी हो तो जा सकते हैं दिल्ली। तीसरा अंतरराष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है। यह तीसरा अंतरराष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो होगा। ड्रोन एक्सपो का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी एक्सपो का मतलब होता है कि उस चीज को बढ़ा चढ़ा कर वहां पर दिखाया जाएगा। तो ड्रोन एक्सपो है मतलब ड्रोन को कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं इसके बारे में पूर्णतः दिखाया जाएगा। कहां पे? दिल्ली के प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान हमने बताया आपको कि बहुत ज्यादा चर्चित है और चर्चित रहेगा। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली के होलंबी कला में विकसित किया जाएगा। ई वेस्ट इको पार्क का मतलब कि जितना भी डिजिटल डिवाइस है आपके पास, जैसे घड़ी, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, जो भी चीजें हैं आपके यहाँ, एक बार खराब हो गया तो इसे कोने में पड़ा रहता है। मोबाइल खराब होगा तो इसे फेंका हुआ है, उसका कुछ हो नहीं सकता है। और उसमें से इतनी हानिकारक रेडिएशंस निकल रहे हैं, उसका आप गला कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसको आखिर मैनेज कैसे किया जाए, कहाँ फेंका जाए? तो उसके लिए हर एक राज्य जो है अपने मतलब तरह का एक इनोवेशन सेंटर शुरू कर रहे हैं कि वहां उन चीजों से कुछ जो एक्सट्रैक्ट किया जा सके उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे आपके पास मान लीजिए फोन है, फोन का प्रोसेसर खराब हो गया तो कैमरा तो ठीक बचा होगा, कीपैड तो ठीक बचा होगा। तो कुछ चीजों को निकाल करके फिर उनसे और कुछ नया चीज बनाने के लिए कुछ इनोवेशन हब स्थापित किए जा रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग ई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है ये दिल्ली के होलंबी कला में विकसित किया जाएगा, ताकि जो भी हमारे पास डिजिटल डिवाइसेज हैं वो खराब हो जाती हैं, उनको कैसे कैसे उनका कचरा जो है कैसे कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि ये सारे देशों के लिए काफी सिरदर्द बना हुआ है कि भाई इतना सारा डिवाइस हम लोग ला रहे हैं, रोज खराब हो रहा है, फेंका जा रहा है, तो इसको मैनेज कैसे किया जाए। तो इसके लिए सारा काम किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। भारत के चुनाव आयोग ने दिल्ली के युवाओं में मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए यश ढूल को राष्ट्रीय राजधानी के लिए आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है। नाम इनका याद रखेंगे, यश ढूल। और इनको चुनाव आयोग ने दिल्ली के युवा मतदाताओं को काफी ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए आइकॉन बनाया है। समाचार में उड़ीसा क्यों रहा, इस पे हम लोग नजर डालने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको चीजें जो हैं वो क्लियर हो रही हैं। और ये क्लास थोड़ा सा लंबा चलेगा। लंबा इसलिए चलेगा क्योंकि आपके एग्जाम्स के डेट अनाउंस हो चुके हैं, और जितना जल्दी हो सके आप लोग करंट अफेयर्स को तो कम से कम 5 से 7 दिन में एक बार कर लो। फिर अगला रिवीजन जो होगा 2 से 3 दिन में करो। फिर अगला रिवीजन 1 दिन में करो। उसके बाद का रिवीजन एक बार पीडीएफ लो, 70 पेज का पीडीएफ है, एक बार में पढ़ते निकल जाओ। बस 1 से 3 से 4 बार इस तरह से रिवाइज कर लोगे। करंट अफेयर से 5 से 7 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला उड़ीसा में स्थापित की जाएगी। क्या स्थापित की जाएगी? जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला। कहां पे? उड़ीसा में स्थापित की जाएगी। स्वास्थ्य वेधशाला का मतलब अरे हॉस्पिटल जैसा कुछ इनोवेशन सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है। भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम यह भी उड़ीसा में शुरू किया गया। उड़ीसा आदिवासी समुदायों पर आधारित एक विश्व कोष प्रस्तावित करने वाला पहला राज्य बन गया।
जितने भी देखिए होता क्या है कि आदिवासियों को हम लोग उतने अच्छी तरह से जानते नहीं है कि उनका मूल कहाँ से रहा है, वो लोग निवासी कहाँ के रहे हैं, वो कौन सी भाषा जानते हैं, उनको किस तरह के रोग होते हैं, उनके अंदर शादी विवाह कैसे होता है, वो लोग अपना पालन पोषण कैसे करते हैं। इन सारे चीजों पर रिसर्च करने के लिए उड़ीसा जो है इसने क्या किया है कि आदिवासी समुदाय पर आधारित एक विश्वकोश प्रसारित करेगा। तो कुछ लोग जो होंगे उसके बारे में लिखेंगे और उसको मतलब प्रसारित किया जाएगा ताकि बाकी लोग भी उनको पढ़ सकें। जैसे हमारे यहाँ अंडमान निकोबार जो है वहां पे एक जनजाति है जिसको बोलते हैं सेंटिनलीज, तो उनके पास यदि आप जाते हैं तो उनको पता ही नहीं है कि हम हैं कौन, ठीक है। तो आप यदि वहां पहुंचते हैं ना तो आपको तीर उर से मार के मुंह आ देगा सब। वो आज भी नंगे रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि दुनिया में है क्या। आप फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, उनको पता नहीं है कि फेसबुक है क्या, ठीक है। तो गलती से जाना मत, वहां जाना एक्चुअली बैन है। एक अमेरिका का नागरिक था जो 2014 में जाने का प्रयास किया था, मतलब जानबूझ के प्रयास किया था, उसको मना किया गया था, फिर भी प्रयास उसने किया था और उसने अपना जान गंवाया था। बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो उड़ीसा से कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, इसको देखते हैं। उड़ीसा पेपरलेस वाहन पंजीकरण प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। अब देखिए पेपरलेस धीरे धीरे आते जा रहा है आपके पास। पहला पेपरलेस है हाईकोर्ट, वो चला गया केरला में। पेपरलेस विधानसभा वो चला गया था आपका उधर नागालैंड। और अभी आ गया पेपरलेस ड्राइविंग सिस्टम वाला, ठीक है, जिसमें वाहन पंजीकरण प्रणाली ये पेपरलेस हो जाएगा यहाँ पे उड़ीसा में। उड़ीसा भारत में पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब होता क्या है कि बाकी जितने राज्य हैं वहां पे जितने लोग पेंशन उठाते हैं, जैसे आपके दादा दादी पापा मम्मी ऐसे भी कुछ होंगे, तो उनको हर साल नवंबर के महीने में जाना होता है जहां से उनका पैसा उठता है, या तो बैंक में या फिर रजिस्ट्रार ऑफिस में, वहां जाकर अपना अंगूठा लगाना पड़ता है और साइन करना होता है। मतलब वो एक तरह का जीवन प्रमाण पत्र आप देते हैं कि हम अभी तक जिंदा हैं, हमें पैसा मिले, और हर साल आपको देना पड़ता है। तो ऐसा करने वाला उड़ीसा पहला राज्य हो गया है कि वहां जाना नहीं है, सीधा एप्लीकेशन पे आप ऐसे साइन कीजिए और वहीं पे थंब लगाइए या फिर मोबाइल से कीजिए और आपको अप्रूवल मिल जाएगा, आपका पेंशन आते रहेगा। ऐसा करने वाला उड़ीसा पहला राज्य बना है। अब लोग बढ़ते हैं पंजाब चंडीगढ़ की ओर, ठीक है। ये क्यों न्यूज में रहा, इसको देखते हैं। पंजाब चंडीगढ़, ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहाली पंजाब में, मोहाली कहां है, पंजाब में, यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है, काफी ज्यादा आपने सुन रखा होगा मोहाली क्रिकेट ग्राउंड के बारे में। तो मोहाली पंजाब में होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाया गया है, होमी भाभा कैंसर अस्पताल। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। संपीड़ित बायोगैस मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो इसको हम लोग मतलब ऐसे भोजपुरी में कहते हैं चपाइल नेचुरल गैस, सी से चपाइल, एन से नेचुरल, जी से गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसके लिए क्या उद्घाटन किया गया, तो एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया हरदीप सिंह पुरी के द्वारा पंजाब के संगरूर में। अब हम लोग बढ़ते हैं राजस्थान की ओर, ओके। देखते हैं राजस्थान न्यूज में क्यों रहा इस साल। बैठ जा। राजस्थान में रामगढ़ विषधारी, देखिए ये आ गया फिर से एक बाघ अभ्यारण्य रामगढ़ विषधारी। तो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। और यहाँ पे एक्चुअली रामगढ़ विषधारी के साथ साथ 2 और टाइगर रिजर्व जो हैं, इनको 3 को एक साथ एक लाइन में ऐसे मिलाया गया है। तो इन तीनों का नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 52वां हो गया कौन, रामगढ़ विषधारी, लेकिन बाकी 3 और एक रणथंभौर है, एक नाम मैं मिस कर रहा हूं क्योंकि आपको बताने के लिए छोड़ रहा हूं, और एक हो गया रामगढ़ विषधारी। ये तीनों एक लाइन से आ रहे हैं, इन तीनों का नाम आप हमें बताएंगे। ये तीनों टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। तो ये लास्टली कौन सा बना वहां पे, मतलब लेटेस्ट वाला, ये रामगढ़ विषधारी। बढ़ेंगे अगले राज्य की ओर। अच्छा, राजस्थान में भी और कुछ न्यूज है, इसको भी देखेंगे। कलर चेंज हो जाए। जैसलमेर, राजस्थान का एक जगह है जैसलमेर। यहाँ पे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा। इस परियोजना में 600 मेगावाट सौर और 150 मेगावाट पवन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ये अडानी का एक प्रोजेक्ट है जिसमें 2 तरह के एनर्जी बनाने हैं, एक तो सौर प्लेट का और दूसरा पवन ऊर्जा से, ठीक है। अच्छा, पवन एनर्जी वहीं पर डेवलप की जाती है जहां पे हवाएं कम से कम 30 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रही हूं। उससे कम यदि हवा बहता है तो उसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, मतलब उससे पवन चक्की नहीं चलेगी। तो कुछ ऐसे राज्य जैसे तमिलनाडु हो गया, या फिर ऐसे राज्य जो समुद्र किनारे होते हैं खास करके, उन राज्यों में इसकी संभावना ज्यादा होती है। तो गुजरात, तमिलनाडु,
और ये राजस्थान में भी कुछ ऐसा इलाका है जहां पे ये चीजें की जा सकती है, क्योंकि वहां पे भी ये पूरा मरुस्थल है तो हवाएं वहां भी बढ़िया मिल जाती हैं। तो यहाँ पे अडानी ने शुरू किया है एक प्रोजेक्ट जिसमें ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, मतलब उसका प्रोजेक्ट का नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, और इसने पवन और सौर दोनों तरह की बिजली बनाने की सुविधाएं दी हैं। 600 मेगावाट सौर ऊर्जा और 150 मेगावाट पवन संयंत्र शामिल किया गया है। तो दोनों बातें आप याद रखेंगे। कहां पे? जैसलमेर के अंदर। राजस्थान विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है, की मदद से स्वास्थ्य खातों को संस्थागत बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिए 2 राज्य ऐसे हैं, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, ये दोनों, मतलब मुंह से गाली निकलता है इन दोनों के लिए, पूरे देश में जितना चीज चलता है ना, ये दोनों उससे अलग हटके चलते हैं ना, हम ऐसे चलाएंगे। और अपने राज्य के लोगों को जानबूझ के फंसाए रखते हैं ये लोग। मतलब पूरे देश में आयुष्मान कार्ड बन रहा है ताकि लोगों का 5 लाख तक का जो चिकित्सा का खर्चा वो फ्री में मिले, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं मानेंगे, हम चिरंजीवी योजना शुरू करेंगे, उसके लिए 1000 रुपया दीजिए। अरे खाने को 1 रुपया नहीं तो 1000 रुपया लेके मैंने कोची दिखाना चाहते हो? बंगाल में भी यही हाल है, हम लेके चलेंगे दीदी अम्मा कौन योजना, हमारे 4 लाख में आज होश में। तो ये सब एक अलग नाटक किया है। राजस्थान विश्व स्वास्थ्य संगठन के मदद से, मतलब WHO की मदद से स्वास्थ्य खातों को संस्थागत बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य बना, क्योंकि राजस्थान में काफी ज्यादा माहौल है सौर पावर के लिए और जगह भी है काफी। तो 10 गीगावाट, ठीक है, 10 गीगावाट से भी आगे बढ़ चुका है, उतना ज्यादा वो सोलर पावर जो है वो बना रहा है, ठीक है। बाकी किसी राज्य में इतना नहीं बन पा रहा है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि राजस्थान में इतना सारा इलाका जो है वो ये है, मतलब बालू से घिरा हुआ है, तो सब पे काहे नहीं बिछा दे रहे हैं, सब पे पावर प्लेट काहे नहीं बिछा दे रहे हैं? अरे पावर प्लेट बिछाने का भी खर्चा बहुत आता है, ऐसे ही कहीं नहीं बिछा सकते हैं, क्योंकि वहां बिछाएंगे, वहां से जहां तक सप्लाई देना उसका पूरा चेन बनाना है, उसको सुरक्षित कैसे रखना है, उससे क्या क्या हानियां हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बस खाली फायदे है, उसमें बहुत सारे स्पीसीज जो है वो मर जाएंगे उसको घेर देने से। इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, इकोलॉजी का खास करके। इकोलॉजी के बारे में तो हम लोग सोचते ही नहीं है कभी। आप लोग का मूड ऑफ होता है, तालाब के किनारे बैठते हैं, मेढक को देख देख के अगर आप लगे ढेला मारने, वो मर रहा है इसके बारे में नहीं सोचता है सब, तो और मूड ऑफ के चक्कर में होकर जीवन ऑफ हो जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य में खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। अब देखिए, पहले हमारे पूरे देश में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया। पिछले 29 अगस्त को नाम रख दिया क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब इसको एक वाला कीड़ा काटा कि अच्छा पूरा देश में नाम चेंज हो गया, तो हाँ, तो कांग्रेस की सरकार है तो उसने कहा कि ना, हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देंगे, दो, तो फिर तो समाचार बनाने की क्या जरूरत, लेकिन ये गधा है, ये लाएगा। तो याद रखेंगे कि राजस्थान में खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी के नाम पे दिया जा रहा है, और पूरे देश में इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। राजस्थान राज्य विधानसभा में भारत का पहला स्वास्थ्य अधिकार विधेयक 2022 पेश करेगा, ठीक है। राजस्थान राज्य जो है ये विधानसभा में भारत का पहला स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, मतलब देश राज्य के जितने भी निवासी हैं उनको स्वास्थ्य का लाभ मिलना ही चाहिए, इसके लिए वो विधानसभा में एक प्रोजेक्ट पास करेगा। बढ़ते हैं आगे समाचार में। सिक्किम क्यों रहा इसको देखेंगे। सिक्किम राज्य ने ब्लू ड्यूक राज्य तितली को घोषित किया गया है। एक ब्लू ड्यूक स्पीसीज है तितली की, जिसको राज्य तितली के रूप में सिक्किम घोषित किया है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। होता क्या है कि अलग अलग रिसर्चर्स में या फिर अलग अलग जगहों पे जाने से कुछ कुछ ऐसे जीव दिखते हैं जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो उसी में एक तितली मिली सिक्किम के अंदर, इसका नाम है ब्लू ड्यूक, और उसको उसने राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। ओके, समाचार में तमिलनाडु क्यों रहा, चलिए इसको देखते हैं। तमिलनाडु ने नंजा नारायण टैंक, ध्यान रखेंगे, नंजा नारायण टैंक को 17वां पक्षी अभ्यारण्य नामित किया है। तमिलनाडु ने नंजारायण टैंक को 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है। अगस्त मलाई को तमिलनाडु का 5वां हाथी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तमिलनाडु का 5वां हाथी अभ्यारण्य किसको घोषित किया गया? अन्ना मलाई, सॉरी अगस्त मलाई को, ठीक है।
अगस्त मलाई को 5वां हाथी अभयारण्य घोषित किया। इसके पहले 4 हाथी अभयारण्य वहां पे ऑलरेडी थे, तो हाथी अभयारण्य को उतना याद रखना जरूरी नहीं है। अच्छा, ये आप जरूर रखेंगे कि हाथी प्रोजेक्ट हाथी शुरू कब किया गया। प्रोजेक्ट बाघ, प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट गीध, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये सारे कब शुरू किए गए एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। हमने फिर से एक बार नाम मैं बताता हूं, प्रोजेक्ट बाघ, प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट गीध, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, ये सारा कब शुरू किया गया आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने चेन्नई तमिलनाडु में जवाहरलाल नेहरू JLN इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है। कहां पे? 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन कहां किया गया? नरेंद्र मोदी ने चेन्नई तमिलनाडु में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में किया। इंडोर स्टेडियम का मतलब जहां पे बैठ के जो खेलने वाले खेल होते हैं, मतलब क्रिकेट फुटबॉल जैसा दौड़ का नहीं, बैडमिंटन टेनिस इस तरह के खेल जो होते हैं वो इंडोर स्टेडियम में होते हैं, कबड्डी इस तरह के खेल। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी ने 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया। कहां पे? जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, पम्बन रेलवे ब्रिज। राम सेतु आपने मूवी देखा होगा, अभी हाल ही में आया था, वहां पे पम्बन ब्रिज के बारे में आपको दिखाया हुआ सीन है कुछ, तो उसका लोग देखेंगे। राम सेतु काफी बढ़िया मूवी है, वो देखना चाहिए। उसमें आपको मतलब किस तरह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो वर्क करता है, वर्किंग कल्चर, किस तरह के मैकेनिज्म यूज होते हैं, वो सारा कुछ इसमें दिखाया गया। कार्बन डेटिंग पद्धति क्या है, यूरेनियम डेटिंग पद्धति क्या है, MS मशीन क्या है, वो सारा कुछ इसमें दिखाया गया है। तो कुछ चीजें जो होती हैं वो आप मूवी के माध्यम से देखेंगे तो आप काफी ज्यादा फायदा होगा। मैं अक्सर अपने वीडियोस में मूवीज का नाम लेते रहता हूँ, और वही सारी मूवीज आपको देखनी चाहिए, ना कि आशिकी, दिल जली, दिल लगी, ये सब नहीं देखना चाहिए, फालतू का चीज है। तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पम्बन रेलवे ब्रिज, ये मंडपम में 2.5 किलोमीटर जो है, ये रामेश्वरम को तमिलनाडु के मुख्य भूमि से जोड़ता है। इस पर ट्रेन भी चलती है। ठीक है, स्ट्रीट एनिमल्स के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस चेन्नई में लॉन्च की गई। स्ट्रीट एनिमल जैसे गाय रोड पे घूम रही है, कुत्ते रोड पे घूम रहे हैं, उनको यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो उनको अस्पताल तक पहुंचाने के लिए क्या शुरू किया गया? एम्बुलेंस सेवा शुरू किया गया चेन्नई में। भारत को अपना पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में मिला। डुगोंग क्या है? इसको समुद्री गाय कहते हैं। तो जो हमारा मन्नार का खाड़ी है वहां पे इस तरह के जीव पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं समुद्री गाय, उसको डुगोंग नाम दिया जाता है। ठीक है, तो डुगोंग संरक्षण केंद्र कहां पे बनाया गया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु सरकार ने देश के पहले कदवुर स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है। एक अभयारण्य है जिसका नाम रखा गया कदवुर स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य। ठीक है, कहां पे? तमिलनाडु में। पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन निर्माण शुरू किया। आईफोन बनाने वाला भारत में तीसरा यह केंद्र बन गया है। देखिए होता क्या था इसके पहले कि आईफोन जो थे वो वियतनाम में या चाइना में उसके सारे पार्ट्स बनते थे, यहाँ पे आकर उसको असेंबल किया जाता था। अब क्या हुआ कि हमारे देश में भी इसको असेंबलिंग छोड़ के पूरा मैन्युफैक्चरिंग का ही हब बना दिया गया। ठीक है, आईफोन अब इंडिया में ही बनते हैं और इंडिया में बेच लिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाता है, एक कंपनी बन गई, उसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो उसी तरह से चीज यहाँ पे आया कि एक कंपनी जिसका नाम है पेगाट्रॉन, उसने चेन्नई में आईफोन निर्माण का काम शुरू किया है और ये तीसरी कंपनी बन गई इंडिया में आईफोन बनाने वाली। अब कहेंगे आईफोन तो एक के, तो 3 वो कंपनी कहां से? अरे 3 जगह उसका मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित किया गया। तेलंगाना क्यों समाचार में रहा, इस पर हम लोग एक नजर डालते हैं। अमित शाह ने हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला कहां पर उद्घाटन किया गया? हैदराबाद में। तेलंगाना में स्थापित होने वाला भारत का पहला वन विश्वविद्यालय हुआ। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां खोला गया? तेलंगाना में। हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़े इनोवेशन सेंटर टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया। दुनिया का सबसे बड़े इनोवेशन सेंटर, इनोवेशन का मतलब नई नई चीजें वहां पे खोज करके लाई जाएंगी। ठीक है, तो पहला इनोवेशन सेंटर कहां खोला गया? टी हब 2.0, ये उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र जो है उसको स्थापित करेगा। डेटा सेंटर के बारे में हमने आपको बताया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में आप अपना लॉगिन आईडी बनाते हैं तो उसके लिए आपका एक पूरा डेटा सेव होता है, तो उसके लिए डेटा सेंटर कहां बनाएगा? तो ये हैदराबाद में बनाएगा। देखिए हुआ क्या था, इसके पहले आपके पास जो एटीएम कार्ड्स होते थे उसमें एटीएम कार्ड आता था मास्टर कार्ड। हम लोग 3 तरह के खास करके यूज करते हैं, मास्टर कार्ड, वीजा और इंडिया का जो है एनपीसीआई जिसको डेवलप किया है रुपे कार्ड। खास करके आप लोगों के पास अभी रुपे कार्ड होगा।
तो मास्टर कार्ड एक होता था, एक वीजा होता था। तो मास्टर कार्ड जो है वो अमेरिका का था, तो यहाँ का सारा बैंकिंग डेटा अपने पास सुरक्षित रखता था। तो भारत सरकार ने पिछले साल उससे कहा कि देखो तुम ऐसा करो कि भारत में ही अपना केंद्र स्थापित करो और यहाँ का डेटा तुम विदेश नहीं ले जा सकते हो, यहीं पे रखो। तो उसको ये चीज नागवार गुजरा, बोला कि ना हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। बोला तब कार्डे छोड़ दो। तो उसने कार्ड अपना नया देना बंद कर दिया, जिसका पुराना था उसका जब तक वैलिड रहेगा तब तक चलेगा, जैसे ही खत्म होगा तो उसका दूसरा कार्ड वहां पे दिया जाएगा। और अब इंडिया जो है अपना जो एनपीसीआई का द्वारा बना हुआ है रुपे कार्ड, उसको खास करके यूज करने पे बल दे रहा है। ठीक है, और ये रुपे कार्ड जो है आप भूटान में और नेपाल में भी यूज कर सकते हो। जो हमारा यूपीआई है, ये यूपीआई इंडिया में तो चलता ही है, अब नेपाल ने भी इसको अपना लिया है। नेपाल में आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। और इसको लेकर के चाइना और अमेरिका ये लोग काफी खफा हैं कि यूपीआई इतना ज्यादा कैसे बढ़ते जा रहा है, हमारा जो सिस्टम है वो ऐसा क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो चूंकि इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी आप देखते हैं, मोबाइल नंबर डाले सीधा नाम आया, पैसा भेजे, उसके अकाउंट में चला गया, कितना आराम है। दिन हो जितना बार मन करे 1 रुपए भेजते रहो, 1 रुपए भेजते रहो। हमारा ऐसा आदमी को बैंक से भगा देता है, कितना 1 रुपया भेजता है, 1 रुपया से पूरा पासबुक भर जाता है। तो ये सुविधाएं आपको इंडिया में ही मिल रही है। ठीक है, किसी किसी देश में तो इस पर टैक्स लगा दिया गया है कि तुम ज्यादा पैसा भेज नहीं सकते हो, ज्यादा हुर पेज किए खाता उता बंद करके रख देगा। बढ़ते हैं आगे। हैदराबाद में भारत के पहले पूरी तरह से महिलाओं के स्वामित्व वाले औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया। ये पूरी तरह से महिलाओं का स्वामित्व में चलेगा, मतलब महिलाएं यहाँ पे हेड होंगी, महिलाएं यहाँ पे कार्य करेंगे, सब कुछ महिलाएं इसको मैनेज करेंगी। ठीक है, तो ये हैदराबाद में शुरू किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने हैदराबाद में भारत के पहले और अद्वितीय ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, हैदराबाद में ओपन रॉक संग्रहालय, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया था रेलवे किसी एग्जाम में। ठीक है, ये मुझे याद है, लेकिन किस में पूछा गया ये याद नहीं, लेकिन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था ओपन रॉक संग्रहालय। तो ये कहां पर शुरू किया गया? हैदराबाद में। तो कुछ चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, तो इससे आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। BHEL जिसको भेल कहते हैं, इसके द्वारा निर्मित भारत के पहले कोल टू मेथनॉल प्लांट का हैदराबाद में उद्घाटन किया गया। अब BHEL जो है एक तरह की महारत्न कंपनी है। अभी हमारे देश में 12 महारत्न कंपनियां हैं, और ये 12 महारत्न कंपनियां कौन कौन है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। कुछ का नाम मैं आपको बताता हूँ, भेल, गेल, सेल, PFL। तो ये सारी कंपनियां 12 कंपनियां कौन कौन है आप हमें बताएंगे। और इन कंपनियों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके MD CEO से भी पूछे जाते हैं, कब स्थापित हुई ये भी पूछ लिया जाता है, किस पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी कंपनी स्थापित हुई ये भी पूछा जाता है, किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें। ठीक है, तो BHEL द्वारा निर्मित भारत के पहले कोल टू मेथनॉल प्लांट का हैदराबाद में उद्घाटन किया गया। यहाँ पे क्या होगा, ये कोयला से मेथनॉल बनाया जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं त्रिपुरा क्यों रहा इस साल न्यूज में, इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। बढ़ जा। त्रिपुरा सरकार ने राज्य के दासपारा गांव में, किस गांव में? दासपारा गांव में भारत का पहला जैव गांव स्थापित किया है। एक गांव है जिसका नाम है दासपारा, इसको भारत का पहला जैव गांव स्थापित किया। किसने? त्रिपुरा सरकार ने। त्रिपुरा ने बांस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस गांव स्थापित किया है। भारत का पहला बांस गांव कहां स्थापित किया गया है? त्रिपुरा में। अब देखिए होगा क्या कि सरकार का एक पॉलिसी आया है कि जितने भी किसान बांस की खेती करते हैं उनका भी जो आय है उसको दुगना करना है। तो कैसे किया जाएगा? तभी आपने बहुत सारा सुन रखा होगा कि ये एक्सप्रेसवे, तो जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उन सारे एक्सप्रेसवे पे एक बाड़ा लगाना होता है, मतलब घेरा लगाना होता है दोनों तरफ से, ताकि कोई जानवर बीच में ना आ जाए, क्योंकि जानवर आने से एक्सीडेंट के खतरे जो है बढ़ जाते हैं। ठीक है, कई बार हिरन, नीलगाय, गाय, कुत्ता कुछ भी आ जाए तो ब्रेक तो लगाना नहीं है। लोग 120, 130, 160 के स्पीड से जा रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए सरकार क्या करना सोच रही है कि जितना जगह बांस उत्पादित किया जा रहा है उस बांस को ला करके और उसका ऐसे रेलिंग जैसा बना दिया जाएगा, ताकि बांस भी हर साल उपयोग में आ जाएगा और उसका रेलिंग बनते जाएगा और बाहर से कोई जीव उसमें घुसेगा भी नहीं। और उधर जो ये होंगे, जो लोग हैं जो बांस उगा रहे हैं, उनको भी हर साल रोजगार मिलते रहे। अभी आप देखेंगे जितना भी पंडाल वगैरह बनाने का बांस आता है वो सारा नॉर्थ ईस्ट से ही लाया जाता है, ट्रकों पे लोड करके पूरा ट्रक के ट्रक बांस उधर से ही लाया जाता है, क्योंकि इधर बांस कम मिलता है। उधर बांस होने का मुख्य कारण क्या है कि उस साइड में वर्षा ज्यादा होती है, और वर्षा होने की वजह से वहां बांस जो है वो मतलब 6-6 महीना में ही पूरा लंबा लंबा हो जाता है और उसको इधर काट करके ला जाता है। ठीक है, जो पहाड़ी एरिया है और बांस भी काफी ज्यादा उधर हो जाता है। उधर के घर आप देखेंगे तो अक्सर वहां के लोगों का घर जो होता है वो बांस का ही बना हुआ आपको मिल जाता है। ठीक है, असम वगैरह आप जाएंगे तो आपको बांस के घर अधिक देखने को मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश क्यों रहा समाचार में, इस पे हम लोग निगाह डालेंगे।
समाचार में उत्तर प्रदेश। भागिए नहीं जोगी जी, आपका साथ रहेगा तो बहुत कुछ होगा। वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना वाराणसी में। यूपी सरकार ने यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डेडलाइन इंडिया को नियुक्त किया है। डेलाइट इंडिया एक कंपनी है जिसको नियुक्त किया है। किसके लिए? तो यूपी सरकार सोचती है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाए। पूरे इंडिया का भी इकोनॉमी कितना है? लगभग $5 ट्रिलियन। ठीक है, तो उसमें हमारा यूपी जो है उसका योगदान ये लोग चाहते हैं कि $1 ट्रिलियन अकेले यूपी का रहे। ठीक है, इस पे काम चल रहा है क्योंकि यूपी बहुत बड़ा राज्य है, जनसंख्या काफी अधिक है। जनसंख्या है तो गरीबी भी है, रोजगार भी है, बहुत कुछ है वहां। ठीक है, तो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए डेलॉइट इंडिया नाम की एक कंपनी को वहां पे नियुक्त किया गया है। नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का शुभारंभ किया। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल वन्य क्षेत्र ये यूपी में स्थापित की जाएगी। पहली नाइट सफारी कहां पे? यूपी में स्थापित की जाएगी। कुकरेल नाम क्या रहेगा? कुकरेल वन्य क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का भरतौल गांव, बरेली जिले कौन सा गांव? भरतौल गांव, ये राज्य का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में आरओ का पानी है। ठीक है, बरेली जिले का भरतौल गांव जो है यहां पे क्या किया गया है कि पहला गांव बन गया जहां हर एक घर में आरओ का पानी सप्लाई होता है। अभी आपके भी घरों में बिहार में आरओ वाटर सप्लाई के लिए हर एक सिटीज में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहां पे एक टंकी स्थापित किया जाएगा और वहां पे मतलब जो लोग एक कर्मचारी स्थापित किया जाएगा, जो कर्मचारी क्या करेगा कि आरओ सिस्टम को ऑपरेट करेगा और घरों में पानी पहुंचाएगा और उन पानी जिस घर में जाएगा वहां पे मीटर लगा रहेगा और उसे प्रॉपर नापा जा सकता है कि आपके घर में कितना पानी यूज हो रहा है, उसका बिल भी लिया जाएगा। तो इसके लिए प्रोजेक्ट बिहार में चल रहा है। लेकिन यूपी के बरेली जिले का भरतौल गांव जो है यहाँ पे आरओ का वाटर सप्लाई करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। ठीक है, अच्छा तो हर घर जल वाला गांव कौन सा है, मतलब जिला कौन सा है, राज्य कौन सा है, ये आप दोनों हमें बताएंगे। वाराणसी एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगी। वाराणसी जो होगी वो एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगी। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो रानीपुर टाइगर रिजर्व के लिए अनुमोदित किया गया है। अब एक टाइगर रिजर्व और बन जाएगा। ठीक है, केवीआईसी ने गाजियाबाद में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। ये मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन क्या करेगी कि जहां पे किसान हनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और उससे मध निकालते हैं, तो उसको मोबाइल वैन के से सहायता प्रदान की जाए ताकि मधुमक्खियों को मान लो एक खेत से दूसरे खेत तक ले जाना है, तो ले जाना काफी मुश्किल है। कैसे ले जाएंगे हम माथा बैठा के? तो एक छत्ता लाया जाएगा गाड़ी के अंदर, उसमें कुछ इस तरह का खाना डाला जाएगा ताकि मधुमक्खियां अट्रैक्ट होकर वहां तक पहुंच जाएंगी, गाड़ी में बंद करके फिर दूसरे जगह जाकर उनको छोड़ दिया जाएगा। ओके, तो केवीआईसी ये खादी ग्रामोद्योग जो संस्था है उसको केवीआईसी कहते हैं शॉर्ट में, तो उसने गाजियाबाद में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। अब बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड जो है ये क्यों न्यूज में रहा? अब हम लोग धीरे धीरे लास्ट की ओर पहुंच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अब हमारा मतलब उत्तराखंड आ गया, अब धीरे धीरे आ जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, और उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल अंतिम राज्य होगा क्योंकि लेटर के हिसाब से देखा जाए अंग्रेजी वाला लेटर, तो उससे वेस्ट बंगाल लास्ट हो जाता है। तो उत्तराखंड की ओर समाचार में इसको हम लोग देखते हैं। उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। देखिए, इसके पहले हमने अरुणाचल प्रदेश का नाम बताया था, उसने क्या किया था, मेडिसिन फ्रॉम स्काई। वो क्या करेगा कि ड्रोन की सहायता से दवाइयां जो होगा वो आपके घर के एड्रेस पे ड्रॉप कर देगा। आप दवाई का ऑर्डर दीजिए, कंपनी दवाई खरीद के ड्रोन को देगी, ड्रोन आपके घर पे जाके उसको छोड़ देगा। अब यहाँ पे क्या किया गया, उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। यहाँ पे भी ड्रोन से सहायता की जाएगी, क्योंकि ये राज्य जो है ये काफी इनमें तंग रास्ते होते हैं, घर गांव तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं है, उतना जल्दी यहाँ पे डिलीवरी नहीं किया सकता है। तो अब ड्रोन की सहायता ले जाएगी, ड्रोन का एक सेंटर बना दिया जाएगा, वहां से ड्रोन उड़ा करके पहुंचा दिया जाएगा आसानी से। देश का पहला सौर और सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड के एक पहाड़ी देवस्थल में चालू किया गया है। ठीक है, ये क्या करेगा कि एक मिरर टेलीस्कोप है जिससे मतलब काफी ऊंचे पे इसको स्थापित किया जाएगा, वहां से बहुत सारी चीजों को एक बार में ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। तो उसके लिए शुरू किया गया है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। कहां पे? देवस्थल में। ओके, बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। और अब आ गया पश्चिम बंगाल क्यों न्यूज में है।
अब ये लास्ट रहेगा हमारा, ठीक है, पश्चिम बंगाल ही हमारा लास्ट होगा आज का। कोलकाता अपना जैव विविधता रजिस्टर प्राप्त करने वाला पहला प्रमुख मेट्रो शहर बन गया, ठीक है। देखिए हमने 3 राज्यों के बारे में अब तक जिक्र किया है कि उन लोगों ने जैव विविधता रजिस्टर बनाया है। जैसे पक्षियों के लिए बनाया केरला, और एक बीच में और नाम आया था किसी राज्य का, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और तीसरा आ गया आपका पश्चिम बंगाल का कोलकाता, इसने अपना जैव विविधता रजिस्टर प्राप्त कर लिया है और ये पहला ऐसा मेट्रो शहर है। पूरे इंडिया में सबसे पहला मेट्रो जो है वो कोलकाता में स्थापित की गई थी और ये भूमिगत मेट्रो है। बाकी के मेट्रो जो आपको दिख रहे होंगे ये ऊपर चलते हैं, मतलब ब्रिज बना हुआ है, लेकिन इसके लिए ब्रिज कोई नहीं है, ये अंदर अंदर चलता है। भूमिगत मेट्रो पहला यही शुरू किया गया था। तो कोलकाता अपना जैव विविधता रजिस्टर प्राप्त करने वाला पहला प्रमुख मेट्रो शहर बन गया है। कोलकाता इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेजबानी करेगा। अब सी फूड क्या होता है, कई बार आप लोग घूमने जाते हैं, खास करके गोवा या फिर दीघा, ऐसे कुछ जगहों पे जहाँ पे सी बीचेस हैं, तो वहां पे बहुत सारे लोग ऑक्टोपस, आर्किड्स, डॉल्फिन का अंडा, इस तरह की चीजें खाने पसंद करते हैं, तो इसको सी फूड कहते हैं, ठीक है। तो वहां के जो लोकल लोग हैं वो समुद्र से उन जीवों को पकड़ करके लाते हैं और उसको बना करके लोगों को खिलाते हैं। काफी लोग वहां जाके एंजॉय करते हैं, मतलब इसीलिए जाते ही हैं, अपना कपल्स गए, खाए पिए, घूमे फिरे और सी फूड का आनंद खास करके लेने लोग जाते हैं। तो सी फूड के मामले में सी फूड शो जो होगा ये आयोजित किया जाएगा 2023 में, कोलकाता इंडिया इंटरनेशनल सी फूड, ठीक है। ये खास करके जितने भी मतलब ब्लू टैग वाले बीचेज हैं उस जगहों पे खास करके इसको स्थापित किया जा रहा है। अब ब्लू टैग क्या होता है, तो कुछ ऐसे बीचेज हैं जहां पे नहाना या फिर वहां पे घूमना फिरना काफी ज्यादा मतलब दिक्कत भरा है, क्योंकि कब लहरें आ जाएंगी, खाड़ी जैसा कुछ बना हुआ है, या फिर वहां पे साफ सुथरा बढ़िया इस तरह का नहीं है। लेकिन हमारे देश में 8 या 9 ऐसे जगह हैं, ऐसे बीच हैं जहां पे आप आराम से घूम फिर सकते हैं, नहा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो उन बीचेस को ब्लू टैग दिया गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। हुगली नदी के नीचे कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना को जून 2023 तक पूरा होने की संभावना है। अब क्या है कि पहले जो हमारा कोलकाता में मेट्रो था वो कुछ दूरी तक सीमित था, ठीक है, रविंद्र सदन से लेके और दक्षिणेश्वर तक। फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है और बढ़ाने के क्रम में क्या किया गया कि एक हावड़ा मैदान को जोड़ा जा रहा है फूलबागान से, तो उस बीच में हुगली नदी पड़ जाती है और हुगली नदी के अंदर से वाटर टनल बनाया जाएगा। मतलब आपको पानी दिखेगा नहीं, लेकिन पानी के अंदर से ही ट्रेन को निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये परियोजना जो है ये 2023 तक पूरा कर ली जाएगी, जून के महीने तक, ठीक है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर नदिया जिले के मायापुर में स्थापित किया जाएगा। मायापुर जो जगह है यह कृष्णा नगर के बगल में पड़ता है। मायापुर अपने आप में पूरे एशिया का सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल जो है ये कुछ दिनों में बनके मायापुर में तैयार हो जाएगा और काफी ज्यादा मतलब फेमस जगह है मायापुर। कभी आप यदि पश्चिम बंगाल घूमने जाएं तो मायापुर जरूर जाएंगे। नदिया जिले में पड़ता है, यही नदिया जहाँ की झूलन गोस्वामी है, जिनको आप लोग वो बॉलर है झूलन गोस्वामी, जो इंडिया क्रिकेट टीम में खेलती हैं, ये भी रह चुकी हैं, कप्तान भी रह चुकी हैं, तो काफी लोग उनको जानते हैं। या फिर चैतन्य महाप्रभु, ये भी रहे नदिया के, तो इनके नाम से काफी प्रसिद्ध हुआ है। तो वहीं पे मायापुर है, वहां पे इस्कॉन टेम्पल बहुत बड़ा बन रहा है, तो उसका जाके आप लोग आनंद ले सकते हैं। तो वहां पर वैदिक तारामंडल मंदिर जो है ये बन रहा है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक होगा वो। पश्चिम बंगाल ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम क्या शुरू किया है, ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम, नाम है परय शिक्षालय। क्या नाम है, परय शिक्षालय, इसको शुरू किया है किसने, पश्चिम बंगाल ने। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें जो हैं वो आपको क्लियर हुई होंगी। और यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आ जाना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इन सारा चीजों का पीडीएफ मिल जाएगा। जीवन में कष्ट मस्ट है, आपने 1.5 घंटे का लगभग वीडियो देखा, तो जीवन में कष्ट जो है ये मस्ट है, और वरना पूरा जीवन जो है वो नष्ट है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको दिखा दूं, ठीक है। ये सर का काफी फेमस लाइन है, मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने पीडीएफ में पूरा लगा दिया, ठीक है। तो आपको मैं बड़ा करके भी दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जीवन में कष्ट क्या है, मस्ट है, वरना पूरा जीवन नष्ट है। तो इसी कारण हम लोग काफी मेहनत करेंगे ताकि एग्जाम तक सारा चीज करंट अफेयर कम से कम सेक्शन अपना क्लियर कर ले। फिर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं स्टैटिक जीके की, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं एक और चैनल का लिंक दे दूंगा, ठीक है,
इसमें डिस्क्रिप्शन में, वो मेरा पर्सनल चैनल रहा है, तो उस पर आप जाके स्टैटिक जीके की मतलब लगभग 150 वीडियोस हैं, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।